अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मिलर सूचकांक तथा मिलर सूचकांक द्वारा क्रिस्टल तलों की स्थितियां। पहले देखते हैं मिलर सूचकांक क्या होता है। जो निर्देशांक होते हैं जैसे कि हम अक्स वाई अक्स और जेड अक्स पे उनको डिनोट करते हैं वो निर्देशांक कहलाते हैं। तो निर्देशांकों को भिन्न के रूप में लिखना असुविधाजनक होता है, मतलब कि थोड़ा सा सुविधाजनक नहीं होता, मतलब कि भिन्न के रूप में लिखेंगे फिर पॉइंट में जाएगा, ऐसा करना ठीक नहीं था। इसलिए क्रिस्टल तलों की स्थिति एवं अभिविन्यासों को व्यक्त करने के लिए एक अन्य निरूपण का उपयोग किया गया जिससे मिलर सूचकांक कहते हैं। अब मिलर सूचकांक के बारे में आगे देखेंगे डायग्राम से। अब ये जो डायग्राम है इसमें देखेंगे हम, ये हमने एक घन बना लिया जिसमें ये एक्स अक्स होता है, ये वाई अक्स होता है और ये जेड अक्स होता है। इनको इस निर्देशांक में ये घन स्थित है, ठीक है। अब इसमें हम एक तल ले लेते हैं, ये ABCD ये वाला तल लेते हैं। इसमें देखेंगे हम, अब हमें ये तो पता है कि हम जो निर्देशांक होते हैं अगर एक्स वाई जेड तीनों हैं तो उनको एक्स कोमा वाई कोमा जेड ऐसे लिखते हैं। तो अब देखते हैं, ये वाई एक्स पे जो है उसको हम C मानते हैं, जेड एक्स पे है उसको हम A मानते हैं और जो एक्स एक्स पे है उसको हम B मानते हैं, ठीक है। तो अब वह जो B एक्स है, B एक्स को एक अभाज्य जालक खंड के पद में काटता है तथा यह अक्ष A व C के समानांतर है। ये जो B अक्ष है ना वो C और A इन दोनों के समानांतर है, अर्थात तल ABCD अक्ष B का एक पर। जो ABCD तल है वो जो ये B अक्ष है उसका एक पर, मतलब एक बार ऐसे काटेगा, जबकि जो ये तल ABCD है वो A और C को अनंत बार काटता है, अनंत पर काटता है, मतलब इन्फिनिटी पर काटता है। अतः तल ABCD को निर्देशांक, अब हमें पता है ABCD को कैसे व्यक्त करेंगे। यहाँ पे जो B वेक्टर है, B वेक्टर को ये एक बार काटते हैं तो B का मान यानी कि y एक्स वाई जेड, तो ये यहाँ पे B ये 1 आ जाएगा, जबकि C और A इनका मान हमने देखा है अनंत है, तो ये इन्फिनिटिव द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। एक बार वापस चित्र में दर्शाए घन के एक तल ABCD पर विचार करते हैं। हमने ये तल ले लिया ABCD इस घन का एक, ठीक है। वह B अक्ष को एक अभाज्य जालक खंड के पद में काटता है। ये जो B अक्ष है उसको एक अभाज्य जालक खंड के रूप में काटता है, मतलब यहाँ से ऐसे, तथा ये अक्ष A व C के समानांतर है। ये जो है ये तल वो A और C दोनों के समानांतर है, अर्थात जो ABCD अक्ष है B को एक पर, मतलब कि ये जो B वेक्टर B है उसको तो एक पर काटेगा, जबकि A और C को अनंत पर काटेगा, ठीक है। तो तल ABCD को निर्देशांक इन्फिनिटिव द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चित्र में ABCD द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड इन्फिनिटिव है, ये हमने देख लिया। अगर ये वाला तल लेंगे तो इनका व्युत्क्रम 0 1 0 होगा, हमें पता है। 1/∞ करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा, 1/1 करेंगे तो 1 और वापस से 1/∞ करेंगे तो 0 होगा। अतः तल ABCD का मिलर सूचकांक जो है, हमें इनका व्युत्क्रम, मतलब मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए जो अंतःखंड होते हैं उन अंतःखंडों का हम पहले व्युत्क्रम करते हैं। जो भी हमारे पास आएगा उसका हम पहले व्युत्क्रम करेंगे। तो हमारे पास इस फलक के लिए ABCD फलक के लिए हमारे पास ये अंतःखंडों का मान, हम निर्देशांक इन्फिनिटिव था तो इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 0 1 0 होगा। अतः ABCD का मिलर सूचकांक जो है वो 0 1 0 होगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास तीन तल होते हैं SC BCC और FCC, ठीक है। तो इनके लिए हम मिलर सूचकांक के जो मान होते हैं, मिलर सूचकांक जो होते हैं उनका मान देखेंगे। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सरल घनीय जालक SC। तो सरल घनीय जालक तलों के मिलर सूचकांक 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1 होते हैं। हम
पहले ये मिलर सूचकांक तो हमें व्युत्क्रम करने के बाद प्राप्त हुए हैं। तो पहले ये था 1 इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव, ठीक है। 1 इन्फिनिटिव का मतलब है हम जो ऐसी फलक लेंगे, सरल घनीय जालक जो लेंगे, उसमें सभी तलों का देखेंगे। तो हर बार एक एक तल लेंगे। तो जो पहला तल होगा जिसमें पहले 1 आया, मतलब कि अक्ष पर, यानी कि ए का मान, ये ए है, ये बी और ये सी, जो हमने लास्ट अभी पीछे डायग्राम में देखा था वैसे। तो यहाँ पे ए का मान 1 आता है, बी और सी को अनंत पर काटते हैं। इसी प्रकार इसमें 110 वाले में 110 वाले के 0 वाले में ए का मान 1 आया, बी का मान 1 आया और सी का मान इन्फिनिटिव आया। मतलब कि एक बार दोनों तल आएंगे और सी को अनंत पर काटेंगे। फिर थर्ड 111, मतलब एक बार तीनों को एक साथ काटेंगे, यानी कि सिर्फ एक पर ही काटेंगे, अनंत पर नहीं काटेंगे। तो ये 111 होगा। अब इसके लिए हम d का मान निकालेंगे। तो d बराबर होता है a/h² प्लस k² प्लस l² का रूट। तो अब हम देखेंगे सभी समतल के लिए मान देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 100 समतल के लिए d का मान कितना होता है। 100 समतल के लिए यानी कि h का मान हो गया 1, k का मान 0, h के, एक मिनट, हाँ, h का मान हो गया 1, k का मान 0 और l का मान 0। तो d 100 बराबर होगा a/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होगा, और उसका रूट कर देंगे। तो ये आएगा d 100 बराबर a आएगा, ठीक है। अब देखेंगे d 110 के लिए, 110 समतल के लिए देखेंगे। तो ये आएगा d 110 बराबर a/h² प्लस k² प्लस l² और उसका रूट। तो h और k का मान 1 है और l का मान 0 है, तो 0 रख देंगे। यहाँ से d 110 बराबर a/√2 आएगा। लास्ट है 111 समतल के लिए, d 111 बराबर h k l तीनों का मान 1 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा d 111 बराबर a/√3। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अंतः केंद्रित घनीय जालक यानी BCC के लिए। BCC जालक में कोने पर एक एक तथा केंद्र पर एक जालक बिंदु होता है। जो BCC होती है, BCC संरचना, BCC जो घनीय जालक होता है, उसमें कोने जो होते हैं उस पर एक एक परमाणु होते हैं और केंद्र पर भी एक जालक बिंदु होता है जो कोने पर जो परमाणु होते हैं उन सब से अटैच्ड होता है। इसलिए इस जालक में सरल घनीय जालक के 100 तलों के अतिरिक्त एक अन्य इनके बीच होता है। d 100 बराबर a/2 होता है इसके लिए, ठीक है। और जो BCC है उसका 100 तल जो है वो SC के 100 तल के समान ही होता है, यानी कि इसमें d 110 d 110 SC के 110 के बराबर ही होता है, यानी कि SC के लिए d 110 का मान a/√2 था, इसके लिए भी d 110 का मान a/√2 ही होगा। अब 111 के लिए देखते हैं। सरल घनीय जालक के तल 111 के बीचों बीच एक अन्य अतिरिक्त तल इस जालक में होता है। मतलब कि जो सरल घनीय था उसी की तरह होता है, लेकिन बीचों बीच में एक अन्य अतिरिक्त तल भी होता है इसमें, यानी कि 1/2 होगा उसके लिए। तो d 111 बराबर 1/2 और ये SC वाला ये a/√3 ऐसा इसका था। इसमें एक अन्य अतिरिक्त तल था जिसकी वजह से 1/2 एक्स्ट्रा आया है, वरना जो SC में था a वो का वो ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए यानी कि FCC के लिए। FCC जालक के प्रत्येक कोने पर एक एक तथा फलक के केंद्र पर एक एक जालक बिंदु होते हैं। तो इसके लिए इस जालक में सरल घनीय जालक के SC के 100 तल के अतिरिक्त इनके बीचों बीच एक अन्य अतिरिक्त तल भी होता है।
अगर एक एक्स्ट्रा तल आया है तो उसमें एक एक्स्ट्रा परमाणु होगा, एक एक्स्ट्रा परमाणु की वजह से 1/2 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि D100 SC की तरह ही होगा A, लेकिन 1/2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी FCC के लिए D100 का मान A/2 आएगा। अब 110 के लिए देखते हैं FCC के लिए। इसी प्रकार इस चालक में सरल घनीय जालक के 110 तल के अतिरिक्त इनके बीचों बीच एक अतिरिक्त तल भी होता है। तो हमने देखा था SC में D110 बराबर A/√2 था, लेकिन इसमें बीचों बीच एक अन्य अतिरिक्त तल भी है, तो उसकी वजह से 1/2 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 111 के लिए। इस जालक के सभी फलकों के केंद्र से तल सरल घनीय जालक के 111 तल गुजरते हैं, इसलिए इसमें कोई नया 111 तल उत्पन्न नहीं होता है। तो मतलब कि जो सरल घनीय जालक का 111 तल है वो ही तल गुजरते हैं, तो इसलिए इसमें कोई नया तल उत्पन्न नहीं होता है। और D111 का मान D111 का मान SC में जो होता है D111 के लिए, वही इसमें होगा A/√3।